ये तो सोचने वाली बात है। ये कोई जैसे ये मान लो अर्थ है, पृथ्वी उपग्रह जिसकी गति जाए पृथ्वी के चारों ओर, अच्छा ये अर्थ है और ये आपका कोई सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रहा है। अब ये पृथ्वी के साथ बंधा हुआ है। पृथ्वी का आकर्षण बल इसको बांध के रखा हुआ है। जैसे नाभिक के चारों ओर कौन बंधा होता है बेटा? अरे बताना, ये नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितनी ऊर्जा के साथ बंधा होता है नाभिक के साथ में? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है? देखो मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि इस पहली कक्षा से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बताओ कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? मुझे इसका जवाब दो पहले। कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? तो इतनी ऊर्जा किस में देनी पड़ेगी? प्लस में, ताकि इसका हिसाब चुकता हो, हिसाब बराबर हो, तब वो वहां से छोड़ के बाहर निकले। सेम देखो, परिक्रमण कर रहा है, उसको बाह्य अंतरिक्ष में प्लान वहां से निकालना है, अंतरिक्ष में भेजना है, तो उसके लिए कितनी एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए? भाई जितनी ऊर्जा उसकी है उतनी ऊर्जा उसको और बाहर से देनी पड़ेगी, तभी वो वहां से अपना खर्चा पानी लेके निकलेगा। तो क्या आया राइट आंसर बेटा? सी। लैंग्वेज का सवाल है लेकिन न्यूमेरिकल से ज्यादा खतरनाक है भाई। और ये बात वादा किया है तुमसे, अंतिम क्षण तक वो कंटेंट तुम्हें डिलीवर करूंगा जहां से एग्जामिनर सोच सके और तुम नहीं। ऐसा नहीं होने देंगे। हर उस चीज को बेटा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस क्लास को कंटिन्यू रखना और ये क्लास मिस मत कर देना बेटा। ये क्लास लाइव रहेगी, सेव नहीं होगी। 12 घंटे से ऊपर की क्लासेस सेव नहीं होती है। और हाँ, कोई बच्चा इस भरोसे हो कि मैं इसका सॉल्यूशन देख लूंगा या इसका पीडीएफ देख लूंगा, वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आपने बड़ी लापरवाही करी है। पीछे मैंने 3-4 क्लासें देखी हैं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं क्यों यहाँ पे 2 घंटे की क्लास खराब करूँ, मैं 10 मिनट में पेज पलट लूंगा। और उसका बड़ा नुकसान है कि जो बच्चा 10 मिनट में पेज पलट रहा है वो इस लेवल के कंटेंट को समझ ही नहीं सकता। जो माइनर चीजें हम एग्जाम टाइम पे जो बच्चा गलती कर रहा है, जो मैं बता रहा हूं, वो बच्चा उसको नहीं सीख रहा, क्योंकि वो तो सामने लिखा हुआ, बस उससे मतलब है उसको। और वो बच्चा खामियाजा पेपर में भुगतता है। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि माइनर चीजों की वजह से तुम पेपर से बाहर हो जाओ। एक और जहर सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे है। देखो बेटा, एक घन है ना, इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड में, थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं, बी वेक्टर। ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से आ रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से बाहर जा रहा है। इसने एक पृष्ठ को नाम दिया है ACFEA। देखो एक पे है, मैं आपको बता दूं, ACFEA से निर्गत चुंबकीय प्लस ACF, ये शायद ई है, ACFE और वापस ए, ये वाली पृष्ठ, ये वाली पृष्ठ, ये वाली पृष्ठ को मैं थोड़ा डायग्राम से रिप्रेजेंट कर, ऐसे ऐसे, ये वाली पृष्ठ, इधर वाली जो दीवार है इससे ACFEA, ये ई है यहाँ पे, है ना, ई, ACFEA, ये पूरा का पूरा एक गोला बन गया। ये वाला, इस वाली पृष्ठ है, कितना फ्लक्स निकलेगा? अच्छा, इस घन की भुजा कितनी है बेटा? ए। तो बेटा ये घन की प्रत्येक भुजा अगर ए है, क्योंकि भुजाएं सारी बराबर होती है इसकी, है ना, ये स्क्वायर की तरह काम करता है, चारों भुजाएं बराबर होगी इसकी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। अच्छा बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा फाई बराबर बी ए। भाई इसकी दिशा में है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो मैं उसको लिखूंगा ही नहीं। फाई बराबर बी ए, तो यहाँ पे बी तो आ गया, ए यानी एरिया। अच्छा बेटा, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड यानी भुजा, भुजा कितनी? ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर। अगर बेटा लगे वास्तव में कि यार जहर घोल रहे हो सवालों में, मजा आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। डी नहीं बाबू, सी नहीं, डी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, सी नहीं बेटा, डी नहीं। हमें केवल इस पृष्ठ से बताना है, ये वाली पृष्ठ से फ्लक्स बताना है। फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0, क्योंकि उसकी दिशा में जा रहा है ना, एरिया की दिशा में, तो cos 0 का मान 1, तो हट गया, बी ए स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला सवाल। एग्जाम टाइम पे क्या लेके जाना वो सब मैं वीडियो बना दूंगा, वो टेंशन मत लो तुम यार। मैंने कहा ना यार, वो सारी टेंशन आपकी नहीं हमारी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, बताऊंगा, वीडियो देख लेना बस, टाइम मिले तब। बाकी चीज को टेंशन नहीं करना। फॉर्मूला तक मैं तैयार करके दूंगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बेटा उसको फॉलो करके जाना। एक ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/4 है, 1/4 है।
यदि पीतल की एक गेंद को उस ग्रह पर ले जाएं तो निम्न में से रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो बेटा, इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना बेटा, इनकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बहुत खतरनाक होती है। पृथ्वी पे कोई एक प्लेनेट है जो पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण G/4 है। एक पीतल की गेंद को उस ग्रह पे ले गए, देखो क्या बात बता रहा है ना। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। पहली चीज, पीतल की गेंद का इस ग्रह पर द्रव्यमान पृथ्वी पर नापे गए द्रव्यमान की तुलना में 1/4 होगा। बेटा पहले तो मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट है भाई, क्या मास कभी चेंज होता है? मास कभी चेंज होता है? नहीं, मास कभी चेंज नहीं होता। पीतल की गेंद का इस ग्रह पर भार पृथ्वी पर नापे गए भार की तुलना में, जी हाँ, अगर यहाँ पे जी है और यहाँ पे अगर G/4 है, तो यहाँ पर अगर वेट W है तो यहाँ पर वेट W/4 होगा। तो ये बात तो सही है, सही है। मैं तो रोंग बताना था, रोंग पहला पकड़ा गया, लेकिन अपन और ऑप्शन देख लेते हैं। पीतल की गेंद इस ग्रह पर द्रव्यमान पृथ्वी पर नापे गए द्रव्यमान के बराबर होगा, ये बात भी सही है। पीतल की गेंद इस ग्रह पर आयतन पृथ्वी पर नापे गए आयतन, आयतन थोड़ी चेंज हो जाएगा, आयतन तो सेम ही रहेगा भाई। गेंद जाके वहां मोटी थोड़ी हो जाएगी, पतली थोड़ी हो जाएगी, तो वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये तीनों तो सही है, तो पहला ऑप्शन अपना रोंग है, और जो रोंग है वही हमें आंसर बताना है। तो पहला आंसर अपना रोंग है, तो वही हमें स्टेटमेंट में डालना है। तो देखो बेटा, इस तरीके के सवाल बहुत मजेदार होते हैं, जबरदस्त होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। घड़ी की सर्पी वलय स्प्रिंग को चरम सीमा तक संपीड़ित करने पर उसमें निम्न प्रकार की ऊर्जा होगी। ये बढ़िया सवाल है। स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, देखो बेटा ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। तुम स्प्रिंग को चाहे एक्सपेंड करो, चाहे स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करो, तुम्हें उस पर वर्क करना पड़ता है। तुम एक्सपेंड करने के लिए काम कर रहे हो भाई रे, हैं, तुम उसको कंप्रेस करने के लिए काम कर रहे हो, और जो तुम काम करोगे वो काम उसमें स्टोर होगा, किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी लिख के एक शब्द लिख दिया है? अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ सोच के, अब आप मुझे बताओ सोच के कि ये सिर्फ शब्द है और फिर आगे नीचे कंपन ऊर्जा गतिज ऊर्जा जोड़ रखा, तो ये केवल कंफ्यूज का खेल है मेरे भाई। आप एक्सपेंड या कंप्रेस करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी चीजें आपके लिए अचार बनाई गई है, अचार के चक्कर में तुम फंस गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है? चलो देखो नेक्स्ट, अगला सवाल। 1.4 kg द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर हो, जब वस्तु वृत्त के उच्चतम बिंदु पर हो तो धागे में तनाव। बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये बिंदु पे तनाव आपको निकालना है, रस्सी में टेंशन आपको निकालना है, तनाव उच्चतम बिंदु पे जब होगा तब, उच्चतम बिंदु पे जब होगा तब आपको टेंशन निकालना है, तनाव निकालना है। यहां से तनाव निकालने का कॉन्सेप्ट देखो, जो टेंशन होगा वो, अगर मैं ये कहूं कि मुझे टेंशन निकालना है, तनाव निकालना है, तो मैं ये कह दूं कि जो अभिकेंद्रीय बल है बाहर नीचे लगेगा, अभिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगेगा। तो इधर तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है m⍵²r, याद नहीं है फॉर्मूला? mv²/r से बनाया हुआ है। मेरे को ये बात मत पूछ लेना कि ये कहां से आ गया। ये mv²/r को ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं, mv²r तो m⍵²r, तो t बराबर ये m⍵²r, और उसमें से भार नीचे लगता है हमेशा, कोई भी वस्तु हो बेटा उसका भार mg तो हमेशा नीचे ही लगता है, तो उसमें से mg माइनस कर दो, तो ये आपका टेंशन t बच जाएगा। तो t बराबर, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो बेटा m ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू भी नहीं है, तो बेटा m ओमेगा की जगह क्या लिख दूं बेटा? 2 पाई n का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको एक साथ लिख दूं बेटा? 2 पाई n का स्क्वायर है, इसको देखो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n का स्क्वायर n स्क्वायर r माइनस का mg। चलो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करते हैं। m का वैल्यू कितना है बेटा? 0.4 kg, पाई 4, पाई का वैल्यू 3.1 है तो 3.14 है, मैं 3.14 लिखूंगा, और माइनस आपका सॉरी एन, एन एन तो बताया नहीं बेटा कितना है एन, देखो एन देखो कितना है बेटा, 2 राउंड पर सेकंड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एन को, तो ये भी 2 हो जाएगा। एन स्क्वायर है 2 4 पाई एन स्क्वायर आर, तो ये एन का वैल्यू 2, आर का वैल्यू त्रिज्या, त्रिज्या भी 2 मीटर है, माइनस का एम जी, एम का वैल्यू 0.4 और जी का वैल्यू ले लेते हैं 10। अब देखो बेटा कैलकुलेशन देखो कितनी टफ हो रही है, कितनी माइनर मिस्टेक होगी। ये 4 4 दूनी 8 है ना, और 8 और ये 3.1, 3.1 कितना ले लेता हूँ मैं? 9 ले लेता हूँ, है ना, तो 9 मानते हैं इसको, तो 4 4 दूनी 8, 9 × 72 और 4 चौक 16,
क्योंकि ये 0.4 है ना, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो 72 इंटू 1.6, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 16 दूना 32, 3 16 5 ऐसी 96, 16 ठीक है 96, 112, 3 115, एक अंक दशमलव 115, 115, 115.2 माइनस ये 0.4 गुणा 10 4, 115 में से 4 जाएगा तो 111 के आसपास आंसर आ रहा है, 111 के आसपास आंसर आएगा, 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 111 के आसपास आंसर आएगा। सोच लेना बेटा एक बार, सोच लेना एक बार, सोच लेना एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा अपन ने। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया, चेक कर लेना, रॉन्ग होगा। एम ओमेगा स्क्वायर आर इतना तो नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि 109 ये 111, तो इससे आंसर तो वैल्यू कम। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको 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 बेटा रुको, एक मिनट रुको, अरे बेटा एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो बेटा। ये अपने वैल्यू 3.1 को 3.1 को 3 लिया है, अपने 3.1 से कम ही ली वैल्यू, क्या इससे और कम पॉसिबल है कि 111 अपना आंसर आ रहा है और फिर अपना आंसर 109, क्या इससे कम पॉसिबल है क्या? एक बार सोचो, मैं इस चीज को मिस कर गया। अपन तो 3.1 को 3 लेके 3 या 9 किया, तो क्या इससे कम वैल्यू 111 आ रहा है, क्या उससे कम कैसे पॉसिबल है? सोचो एक बार, क्या पॉसिबल है? नहीं। एक बार मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, क्योंकि इससे कम 111 से कम तो वैल्यू आएगी नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज का। तो क्योंकि 3.1 को तुमने 3 ले लिया, अब उससे कम और कैसे आ जाएगा, क्योंकि और तो कोई वैल्यू नहीं है ऐसी जो उससे और कम करे। तो बेटा एक बार इसका आंसर चेक कर लेना आप कैलकुलेशन करके, ठीक से इसका आंसर डी आना चाहिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इसमें जो माइनर कैलकुलेशन है वो काम करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको बेटा, है ना? ओके, जी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 9.8 से और आपका 10 से कोई फर्क, खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार बेटा कैलकुलेट आप जरूर कर लेना, इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कैलकुलेटर लेंगे तो अपना टाइम आपका अगले सवाल पे बचेगा। आप एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन को प्रॉपर टाइम लेके आपको करना पड़ेगा, अगर फिर ये बचेगा तो। जेड एक्स ए में जेड प्लस 1 वाई ए, अच्छा ए में कोई चेंज नहीं, लेकिन जेड एक बढ़ गया। अच्छा बेटा परमाणु क्रमांक एक कब बढ़ता है? जेड से जेड प्लस 1 कब बनता है? देखो अगर अगर बीटा माइनस होता है तो प्लस 1 होता है, और अगर बीटा प्लस होता है तो माइनस 1 होता है। आप बताओ, ये तो प्लस 1 हो गया, और प्लस 1 कब होता है? जब बीटा माइनस हो, और बीटा माइनस कहां पे है? ऑप्शन ए में है। जल्दी से रफ्तार से सवाल का जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। जल्दी स्पीड पकड़ो, हलवा सवाल को देखते ऐसे फड़फड़ाओ, सवाल भी याद रखे कि भाई साहब छील डाला मेरे को तो, है। चलो नेक्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र बी में वी चाल से आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो इसके लिए ई बटा एम। देखो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है वर्ताकार पथ पे, यानी चार्ज पार्टिकल आपका गति कर रहा है। सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें तो बेटा आर बराबर क्या होता है? एम वी बटा क्यू बी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो क्यू यानी आवेश की जगह क्या होगा बेटा? ई होगा, यानी इलेक्ट्रॉन, तो ई बी। अब आप मुझे यहां से बताओ, इसके लिए ई बटा एम, ई को इधर ले जाओ, बटा एम, एम को इधर ले जाओ, तो ये बचेगा आपका वी, और आर का भाग लगा दो, तो ये बी पहले था, आर का भाग लग गया बी आर। ई बटा एम बराबर वी बटा बी आर, वी बटा बी आर। क्या आपको आंसर मिल रहा है? केवल और केवल फॉर्मूले को इधर उधर तोड़फोड़ करना और कुछ नहीं, केवल फॉर्मूले का तोड़फोड़ है और आगे कुछ भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल नेक्स्ट।
एक सेकंड लोला का आवर्तकाल 2 सेकंड है। गोलाकार गोलक का द्रव्यमान 50 ग्राम है। वह भीतर से खाली है, मतलब खोखला है। गोलक के स्थान पर यदि दूसरा ठोस गोलक अगर लगा दिया जाए, त्रिज्या उतनी ही है, उसका मतलब आकार सेम है, लेकिन उसका मास ठोस होने के कारण पहले 50 ग्राम का था, दूसरा 100 ग्राम का हो गया, तो नया उसका टाइम पीरियड बताओ। सेकेंड लोलक आपका है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर रूट एल बटा जी। क्या आपको पता है टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है कि जो 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम लगाएंगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा? नहीं। अच्छा, सेकेंड लोलक का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो नो चेंज रहेगा, तो टाइम पीरियड अब भी कितना होगा बेटा? 2 सेकंड ही होगा। कमेंट इतना स्लो क्यों भाई? कमेंट इतना स्लो क्यों? टूट के कमेंट क्यों नहीं आ रहा? यू रफ्तार से कमेंट क्यों नहीं आ रहा भाई? कोई डाउट है या कोई ऐसा जहर सवाल आ गया जो तुम नहीं कर पा रहे हो? आपको पता है सिंपल पेंडुलम सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, तो दबा के आंसर दो ना यार। क्या कमेंट रोकना पड़े आपका? ऐसा कमेंट होना चाहिए, तभी एनर्जी, तभी कॉन्फिडेंस दिखेगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से देखने पर उपग्रह स्थिर दिखाई देता है, तो इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई होगी। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई होगी। बेटा आपको पता है जितने भी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह, इनका टाइम पीरियड, एक तो याद करो पहले तो इनका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। पृथ्वी से देखने पे ये स्थिर दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि इनका टाइम पीरियड सेम है। इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह भी कहते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर। याद रखना कितनी हाइट पे बेटा? 36,000 किलोमीटर पे। 36,000 किलोमीटर पे। 36,000 किलोमीटर पे इसको लगाया जाएगा। कम्युनिकेशन में यानी संचार तंत्र में भी इनका यूज होता है। अगला सवाल फटाफट रफ्तार से बेटा फोड़ो। पृथ्वी की सतह से उस बिंदु की ऊंचाई क्या होगी जिस पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1%। देखो बेटा, अब फिर वही बात, ऊंचाई का शब्द यूज हुआ है और इस बार भी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1% शेष बचता है। फिर कहूंगा आपको ध्यान देना बेटा, जी डेस बराबर जी कोष्टक में 1 प्लस, सॉरी यहां तो रिप्रेजेंट करना है आर और एच की ऊंचाई में, एच अपने को निकालना तो एच ही रख लेंगे ना, तो आर अपॉन आर प्लस एच रख देंगे इसमें, और ये होल स्क्वायर, सेम पैटर्न पे पिछले वाले सवाल के। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण कितना परसेंट बच गया? 1%। जब 25% बचा था तो 25/100 यानी कितना किया था? 1/4। अरे जी/4 किया था कि नहीं किया था भाई? बताना यार। क्या पांडे जी, अगर 1% दिया है तो 1/100 करेंगे, तो क्या मैं इसको जी/100 कर दूं? अरे भाई टेंशन नहीं लेने का, एग्री, क्लियर है? चलो तो यहां पे देखो, जी/100 बराबर जी कोष्टक में आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सेम पैटर्न पे कॉपी करके दूंगा, टेंशन मत लेना। जिससे जी को उड़ा दूंगा, 1/2, 1/100 स्क्वायर अंडर रूट ले लो 1/10 बराबर आर अपॉन आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई आर प्लस एच बराबर 10R। ये आर उधर जाएगा तो माइनस का, तो एच बराबर कितना होगा बेटा? 9R। प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो अगर बेटा इस तरीके के सवालों को तुमने फोड़ा ना यार, अरे लाखों से अलग हो जाओगे, बाकी भीड़ से अलग आ जाओगे। और ये सवाल फोड़ने का खेल मेरे शेरों का चुटकियों का होगा, क्योंकि सवाल एक नहीं दो नहीं, कितने आपको मिलेंगे, महायज्ञ कंप्लीट होगा तब बात करूंगा इस पैटर्न के सवाल। बाकी बच्चे आस पास नहीं भटकेंगे इन सवालों के, अपने शेर है, फोड़ेंगे तोड़ा तोड़ा के, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट, अगला सवाल। अच्छा अगले सवाल पे चलो, इससे पहले ईमानदारी से बेटा अगला सवाल पेपर चले, अगले सवाल पेपर चले, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। और ये जो नंबर आपको मिल रहा है, हेल्पलाइन नंबर है इधर, है ना, ये फैकल्टी टीम का नंबर है, या रिसर्च नंबर है, बीएसएफ का नंबर है, जिस भी नंबर पे आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज, क्योंकि बहुत इजी होता है, टाइप करना मुश्किल होता है, सवाल का लैंग्वेज टाइप, वॉइस मैसेज दबाया तुरंत लिख दिया, सरकार ने का ये वैल्यू का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी, हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे और आपको रिव्यूज दे देंगे तुरंत बाद में। तो बेटा जरूर सेल्फिश मत पढ़ना, सपोर्ट करना अपने पेपर के बाद में, पहला काम। और मुझे कई बच्चों से इस बात से लेकर हमदर्दी होती है कि वो बच्चा भाग के गाड़ी में बैठ रहा है, टेंपो में बैठा है, टेंपो की आवाज आ रही है, डुक 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 डुक, लेकिन वो बच्चा सवाल बता रहा है, क्योंकि उसका कर्म है, वो उसकी गलती नहीं है कि वो टेंपो आवाज कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि वो ऐसी वाली गाड़ी में बैठने वाला होता तो वहां पेपर देने थोड़ी भाग रहा होता, बात समझ रहे हो? लेकिन वो सवाल भेजेगा, अपना काम पूरा है। सर मुझे 3 सवाल याद है और याद आएगा तो भेजूंगा, ये भी नीचे बोलता है, अच्छा लगता है कि 3 याद थे 3 भेजे, फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 सवाल हमारे पास पहले आ गए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने अपना काम किया, तो बेटा सवाल जरूर भेजना ईमानदारी के साथ, ठीक है? चलो नेक्स्ट।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बेटा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D, धारिता बढ़ानी है तो एरिया कम करो, प्लेटों के बीच सॉरी 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 धारिता बढ़ानी है ना, बढ़ती है तो एरिया बढ़ाओ, प्लेटों के बीच की दूरी घटाओ, प्लेटों पर विभवांतर बढ़ाओ, Q बराबर CV, विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, ये तो इनवर्स में आ गया ना तो ये तो गलत हो गया। प्लेटों का एरिया कम करो, एरिया तो बढ़ाना पड़ेगा तो ये भी गलत हो गया। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दो, नहीं बीच की दूरी घटानी, ये भी गलत हो। प्लेटों के बीच में माध्यम रख दो, ओ हो ये तो बात सी एम बराबर सी के, हो परावैद्युतांक रखो तब धारिता बढ़ेगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखोगे, परावैद्युतांक रखोगे तब बीच की आपकी दूरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, धारिता बढ़ने वाला आएगा। प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है जब उसे लघुपतित, बेटा लघुपतित मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट करना। लघुपतित मतलब क्या है बेटा, उसको शॉर्ट सर्किट करना, डायरेक्ट कर देना शॉर्ट सर्किट में। तो 3 एम्पियर की धारा देता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो बेटा I बराबर E बटा आर, अगर शॉर्ट सर्किट करोगे तो E बटा आर ही आएगा, I बराबर E बटा आर, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपका जो विद्युत वाहक बल है वही विभवांतर है, शॉर्ट सर्किट हो गया इसलिए। तो बेटा R बराबर E बटा आई, E कितना 1.5, I का वैल्यू 3, तो ये तो 1/2 आ गया, 1/2 यानी 0.5 ओम, 0.5 कहाँ पे आ रहा है बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा इस तरीके के सवाल बहुत जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, टॉप लेवल पे होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, गजब आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, यदि बंदूक स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिक्षेपित होती है, सवाल बहुत अच्छा है बेटा। जनरली अपन बंदूक को कंधे पे लगा के फायर करते हैं, तो बुलेट आगे जाती है तो बंदूक को पीछे झटका लगता है, कंधे पे आके टकराती है, वो रुक जाती है। लेकिन इस बार कंधा नहीं है, बंदूक स्वतंत्र है, अपने आप से फायर हो रहा है, ये मान लो आप। ऑटोमेटिक गन है, उसको किसने पकड़ नहीं रखा, बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। देखो क्या लिखा है, बिल्कुल वो फ्री है, रिकॉइल स्पीड के लिए फ्री है। तो अब आप मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक बताना, सिंपल कॉन्सेप्ट बताना, बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे जाएगी, लेकिन बुलेट का मास कम है तो वेग ज्यादा होगा, गन का मास ज्यादा है तो वेट कम होगा, सॉरी वेग कम होगा, और वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, वेग ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सुनो, गोली की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बिल्कुल सही बात है। बंदूक की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गलत है। दोनों के संवेग की मात्रा समान होती है, गोली की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। दोनों के संवेग की मात्रा, मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो बेटा मैंने इसका क्या ट्रिक दिया था आपको, कैपिटल एम वी बराबर स्मॉल एम वी। ये किसका मोमेंटम है, बुलेट का। किसका मोमेंटम है, गन का। तो मोमेंटम तो दोनों बराबर है। अगर मोमेंटम दोनों बराबर है और ये गतिज ऊर्जा गोली की ज्यादा है तो ये बात इसने बोल दी, तो ये बात भी सही है और ये भी सही है। ये अकेला आंसर था एक, यहाँ पे 2 आंसर आ गए तो हमने दोनों को सही कर दिया। आगे चेक करते हैं, दोनों के संवेग की मात्रा समान है, सही है। बंदूक की गतिज ऊर्जा अधिक है, ये गलत है। गन का मास ज्यादा है तो वेग कम होगा उसका। तो बेटा राइट आंसर अपना होगा सी। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। गलत क्या है तो सही, लेकिन आंसर नहीं लगा पाएंगे अपन। क्यों, क्योंकि सी में 2 आंसर आ रहे हैं बेटा, और जब 2 आंसर आएंगे तो वही अपना सही आंसर होगा। ये क्लियर कट आपका मैसेज है। ओके चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो, ये सवाल बेटा बहुत गजब होने वाला है। देखो आप कोशिश करना रिप्लाई करने का, मैं कमेंट चेक करूंगा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो बेटा ए और बी इनपुट है इसमें। देखो इनपुट अगर ए अपन 0 डालेंगे यहाँ पे, इसको चेक करेंगे, बी आपका 1 है। ये कौन सा गेट है बेटा, और गेट। और ए और गेट में जो इनपुट होते हैं वो जुड़ते हैं, तो 0 + 1 जुड़ के क्या रहेगा, 1। तो इधर से जो इनपुट आया वो क्या है, 1। अच्छा इधर सी तो डायरेक्ट ही आ गया। अच्छा सी कितना है इसमें, 0, तो सी आपका 0। अच्छा ये कौन सा गेट है बेटा, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, इनपुट गुणा होते हैं, 0 1 गुणा होके क्या हो गया, 0। तो आपको ये क्या कह रहा है कि इनमें से आउटपुट 1 किससे मिलेगा, ये तो 0 मिल गया, तो पहला तो गलत हो गया। अच्छा दूसरा देखो 1 और 0, तो 1 इसमें 1 आ गया, इसमें 0 आ गया,
तो 1 और 0 ये तो 1 ही आएगा यहाँ तो, क्योंकि जोड़ना है इसमें तो। सी कितना है 0, तो ये तो 0, 1 गुणा 0 ये तो 0, ये भी गलत हो गया। अच्छा इसमें इनपुट 1 0 1 0 1 और 0, तो ये तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, लेकिन सी कितना है 1, इस बार सी 1 हो गया है। तो 1 प्लस 1 इसमें जुड़ के 2 नहीं होता है, क्योंकि काउंटिंग बाइनरी कोड 2 ही होता है 0 और 1, तो 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा। 1 आ गया, हमें 1 ही तो चाहिए था आउटपुट में, हमें आउटपुट में 1 ही तो चाहिए था, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। अच्छा डी चेक करना है, डी चेक कर लो। देखो 1 और 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 प्लस 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे सी क्या है 0, तो 0, 1 गुणा 0 0 आ जाएगा, तो हमें 0 नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो गया आपका। सी आंसर आपका राइट आंसर आएगा बेटा, सी आंसर आपका राइट आंसर आएगा। इस पैटर्न पे मैं 2-3 सवाल और लेके आऊंगा। यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन देखो 1 0, 1 0 जुड़ के 1 हो गया, और इसमें क्या था 1 1 आया, तो 1 गुणा 1 आपका 1 होगा, 1 गुणा 1 आपका क्या होगा 1 होगा। इसमें गुणा भी 1 होता है, 1 गुणा 1, और जोड़ोगे 1 प्लस 1 1 ही होगा, 2 नहीं होता है, क्योंकि 2 बाइनरी कोड होता ही नहीं है। बाइनरी कोड 0 और 1 ही होता है, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, तो ऑन ऑन यानी 1, ठीक है ऐसे। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल। निम्न में से किसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है बेटा। कमेंट में स्पैम चाहिए मुझे दबा के, जबरदस्त, यस बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई ना बात, जबरदस्त आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरीके के पता नहीं कितने सवाल बनेंगे, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी किसको देगा कभी किसको, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ये आपका रंग देखो पहले, ऐसे देखो, रमीलाल, रमीलाल उल्टा फंस गया। अब देखो इसमें एक तो आर का मतलब है रेड, वी का वोलेंट है, और एक्स है, तो एक तो हो गया इसमें लाइट, और एक हो गया आपका एक्स। इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है। एक बात तो तय है कि एक्स का इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, और इसका वेवलेंथ क्या होगा कम होगा, इन दोनों की अगर तुलना करें तो। अच्छा रेड, इसमें लाइट में भी VIBGYOR, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इसकी कम होती है। तो बताओ इसमें रेड जो आया उसकी वेवलेंथ, भाई इसकी पहले ही ज्यादा है, तो पहले सबसे ज्यादा होगी रेड की, तो लेमडा आर है ना, बड़ा हो गया। उसके बाद में दूसरा कौन सा, वोलेंट, फिर वोलेंट आएगा, तो ये लेमडा वी, और उसके बाद में आपका एक्स, ये तो पहले ही मिनिमम था बेचारा, लेमडा एक्स। तो देखो अपने जो सवाल बनाया वो कहां पे मिलेगा, लेमडा आर, लेमडा वी, लेमडा एक्स, पहला ही मिल गया अपने को, पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को, पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को, पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को। क्या कहते हो, पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन बेटा। इसी तरीके से बेटा आपको आगे बढ़ना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है बेटा, बहुत अच्छे। एक मनुष्य स्थिर लिफ्ट के भीतर एक सरल लोलक का काल मापता है, काल मतलब टाइम पीरियड, ये क्रिस वाला काल नहीं है, काल, काल ही काल होगा है? टी सेकंड प्राप्त करता है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर G/4 वर्ण से, ओ तो काल क्या होगा है, T बराबर 2π√L/C। अगर ऊपर जाता है तो ये G इफेक्टिव आएगा, और ऊपर जाने पे क्या होगा बेटा 2π√L/G, G इफेक्टिव ऊपर जाने पे जुड़ता है बेटा, तो G + G/4, क्योंकि G + A, तो बेटा ये वैल्यू तो बढ़ गया, और अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो ये वैल्यू तो घट गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा कितना होगा ये भी बताना, अरे यार मैंने सोचा बढ़ना घटाना बताना है, तो 2π, चलो एलसीएम लो, 4 और 1 5, तो L बटा ये आपका हो जाएगा G, और 4 और 1 5, 5 और बट्टे वाला 4 ऊपर चला जाएगा। चलो 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, और 5 का अंडर रूट आएगा नहीं, और ये हो गया 2π√L/G। ये क्या है बेटा T, जो ऊपरी ऊपर आपने लिखा है, तो T डैश बराबर 2/√5 इंटू T, 2/√5,
2/√5 इंटू टी, सी ऑप्शन। 2/√5 इंटू टी है। ये काल नजर आता है तुम्हें? हाँ भाई साहब, वो यूं करके बुलाता ना, इशारों से बुलाता है? गजब रोल था ना इसका, विलेन का उसमें, विवेक ओबेरॉय का। संलग्न चित्र में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, तो चित्र के किस बिंदु पे उसकी तीव्रता होगी, किस बिंदु पे वेग ज्यादा होगा? बेटा देखो, जब ये सूर्य है और कोई प्लेनेट अगर मान लो यहाँ पे, जितना ज्यादा दूर है तो वेग उतना कम होगा, और जितना पास में होगा वेग उतना ही ज्यादा होगा। तीव्र गति होगी तो तीव्र गति होगी जो पास में होगा उस पे, तो बिंदु ए पे। अगर बेटा स्लो पूछ लूं मैं आपसे तो वो कहां होगा? जल्दी से कमेंट करो। स्लो की बात करूं, कम की बात करूं, तो वो कहां पे होगा? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से, स्पीड में, फास्ट, जल्दी जल्दी, रफ्तार से, जल्दी करो, फास्ट। अगर स्लो पूछूं मैं आपका तो इस बिंदु में कौन सा है इसमें? जल्दी, सी सी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यदि पृथ्वी का घनत्व 4 गुना बढ़ा दें, इसकी त्रिज्या आधी कर दें, तो हमारा भार हो जाएगा। तो बेटा घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जी बराबर 4/3 पाई रो जी आर। तो देखो जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली रो आर। देखो घनत्व 4 गुना कर दो, त्रिज्या आधी कर दो, तो कटेगा तो 2 बचेगा, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो दुगना हो जाएगा। तो बेटा जो अपना वेट है वह भी दुगना हो जाएगा। तो वेट क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी आएगा, डबल हो जाएगा, बी ऑप्शन। स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो बेटा, रफ्तार रफ्तार रफ्तार, है ना, रफ्तार रफ्तार, बहुत बढ़िया, शाबाश। रफ्तार रफ्तार, देखो देखो क्या हो गया, रफ्तार रफ्तार, देखो देखो क्या हो गया है। इसी कुंडली में विद्युत वाहक बल किन परिस्थितियों में प्रेरित होगा? ओ, कुंडली में विद्युत वाहक बल किन परिस्थितियों में प्रेरित होगा? कोइल में। कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, ध्यान देना बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, गौर करना, भी बात बाद में करेंगे। एक चुंबक को कुंडली के नजदीक लाने, चुंबक को कुंडली के नजदीक लाने पे अच्छी बात है, ध्यान से देखना। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पे, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाएंगे तो, और ऑप्शन आपका डी, सभी। सोच के देखो, क्या इन सब कंडीशन में फ्लक्स में चेंज है? क्या इन सब कंडीशन में फ्लक्स में चेंज होगा? चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। कुंडली को चुंबक के पास लेके आएंगे, फ्लक्स में चेंज होगा। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाएंगे, फ्लक्स में चेंज होगा। तो अगर सब में फ्लक्स में चेंज है तो सब के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन, टॉप लेवल पे। लाइक बटन पे बेटा कंजूसी मत करना, जिन बच्चों ने प्रेजेंट नहीं लगा रखी है बेटा, एक बार देख लो नजर उठा के, एक बार हल्की सी कातिल नजर उठा के देखो लाइक पे प्रेजेंट है कि नहीं है, हैं? लाइक पे प्रेजेंट है कि नहीं है, हैं? देखो एक बार, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है 45 डिग्री पर फेंकी जा रही है, तो उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा होगी। ओ हो, जब वस्तु को यहाँ से फेंका जा रहा है तो उच्चतम बिंदु पे वेग होता है यू कॉस थीटा, क्योंकि बाकी यू साइन थीटा तो जीरो हो गया ना। तो उच्चतम बिंदु पे आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा 1/2 m v²। लेकिन v का वैल्यू क्या है बताएगा कोई मुझे? v का वैल्यू तो यू कॉस थीटा है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो गतिज ऊर्जा का तो वैल्यू क्या दिया? ई, तो हमने इसको 1/2 m v² को रख दिया ई, और ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 45। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो E/2, E/2, E/2 कहाँ पे आ रहा है? E/2 आ रहा है बी ऑप्शन में। E/2 कहाँ पे आ रहा है? बी ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। रफ्तार करो बेटा जल्दी से, यस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार 238 है। ये मान लो x, 92, 238, एक अल्फा निकाल दिया, फिर लगातार 2 बीटा निकाल दिए।
एक अल्फा निकाला, अल्फा का मतलब हो गया 90 वाई 234, फिर दो बीटा निकाल दिए। अब बीटा कौन सा निकाला, बीटा ये नहीं बताया कौन सा निकाला। देखो अगर बीटा मान लो अगर माइनस है तो दो बढ़ेगा, दो बढ़ेगा मतलब 92, और ये आपका वापस x हो गया और 234। इसमें तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना बीटा की वजह से, बीटा तो केवल इनको चेंज करता है। और अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता मान लो, तो ये दो और कम हो जाता, तो ये हो जाता 88, और इसको मैं कुछ और दे देता हूँ, y नाम दे दूँ, x नाम देता हूँ, चलो x नाम देता हूँ, और ये आपका 234। तो जरा चेक करो यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 234 न्यूक्लियन 90 प्रोटॉन, इस कंडीशन में ब्रांड में 234, ब्रांड में 232, ब्रांड में 234, 88 234, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, सी और डी, सी और डी दोनों पॉसिबल है। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूं, शायद ये बात पहले भी अपन ने डिस्कस करी होगी। बेटा जनरली जो रिएक्शंस आपकी होगी उसमें किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, सवाल में बोल नहीं रहा है, सवाल में सबसे ज्यादा बीटा माइनस लेके का, मैं नहीं कह रहा आंसर गलत है, आंसर दोनों सही है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति पेपर में भी फंस जाए, ऐसी परिस्थिति पेपर में भी फंस जाए, तो बेटा फिर समझ जाना, फिर भाई साहब बीटा माइनस को प्रायोरिटी देनी है, और बीटा माइनस मतलब आपका ऑप्शन डी, ये बीटा माइनस वाला और ये आपका बीटा प्लस वाला, तब अपने को डी लगाना है, फिर सी नहीं लगाना है, ठीक है, फिर क्या लगाना है, डी, अगर ऑप्शन फंस जाए तो, बाकी तो आप समझदार हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बहुत जबरदस्त, एक एक क्वेश्चन पे काम करना, एक एक क्वेश्चन को तैयार करना बेटा, ये महायज्ञ की क्लास है, और महायज्ञ का कंटेंट, अगर कोई आखिरी राउंड आपसे पूछे क्या कंटेंट आप दोगे, तो बोला सर मैं जी जान लगा दूंगा, बस उसी को फोकस करके रेडी किया हुआ कंटेंट है। 2 kg का एक पिंड जमीन पे गति कर रहा है, कुछ समय बाद में वो रेस्ट में आ जाता है, पिंड और जमीन के बीच गति घर्षण गुणांक 0.2 है, तो पिंड का भाई रुकेगा तो मंदन आएगा, रिटार्डेशन आएगा। तो देखो बेटा जो बल लगाया आपने एम ए, वो म्यू आर के बराबर हो गया घर्षण बल के, तो एम ए बराबर म्यू आर का वैल्यू होता है एम जी, तो एम से एम कटेगा तो ए बराबर म्यू जी। क्या ये चीज आप पेपर में इस कंडीशन में डायरेक्ट याद रख लोगे, तो बेटा अपना टाइम बच जाएगा। ए आपको निकालना है तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, और जी का वैल्यू मैं 10 लूंगा और सीधा आंसर करूंगा 2, और 2 आंसर अगर मेरा आता है तो वो आंसर में आता है डी। अब आप कहोगे सर डी तो नहीं है, भाई जी का वैल्यू 9.8 काम में लिया है, जी का वैल्यू 9.8 काम में लिया है, 0.2 गुणा 9.8, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, अपना 2 आ रहा था, एक ही बात है, लेकिन सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल बहुत गजब है, बेहतरीन सवाल आपका बनने वाला है। अगला सवाल देखो, पृथ्वी की त्रिज्या 4% कम हो जाने पर एवं घनत्व वही रहने पर प्लायन वेग क्या होगा। पृथ्वी की त्रिज्या 4% कम हो जाने पर और घनत्व वही रहने पे, घनत्व की बात होगी तो घनत्व वाला फॉर्मूला लगाओ, 4/3 पाई रो जी आर, त्रिज्या 4% कम, 4/3 पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, त्रिज्या वही है, सॉरी घनत्व वही है, घनत्व वही है, तो केवल त्रिज्या बची। अब आप त्रिज्या में 4% अगर कम करोगे तो बेटा जी में भी 4% कम होगा कि नहीं होगा, जी भी 4% कम होगा कि नहीं होगा बेटा, जी भी 4% कम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अरे रफ्तार से आंसर कमेंट में फायर हो जाना चाहिए दबा के, जबरदस्त, अपनी स्पीड में कमी नहीं है, एक बार कमेंट कर दो फटाफट से, अपनी स्पीड प्रॉपर है बेटा। 1 घंटा और 20 मिनट हो गया, यानी 80 मिनट हो गए, और 80 मिनट में लगभग 40 क्वेश्चन कर दिए, स्पीड जबरदस्त है, बस बेटा इस स्पीड को मेंटेन कर लेना पूरी एनर्जी के साथ, मजा आ जाएगा। 100+ क्वेश्चन पढ़ेंगे आज भी, चैलेंज है मेरा, आज भी 100+ क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का एक फॉर्मूला भी याद रखना बेटा, E - V/V × R,
इस पे कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वैसे मैं फॉर्मूला रिवीजन में टेंशन मतलब घोल के पिला दूंगा तुम्हें। फॉर्मूला रिवीजन टेंशन मतलब घोल के पिला दूंगा है ना। किस किस पे डिपेंड कर रहा है देखो, प्लेटों के बीच की दूरी पे करता है, प्लेटों के एरिया पे करता है, कंसंट्रेंसी पे करेगा, देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर, सभी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, क्लियर है। 39 रॉन्ग हो गया, 39 कौन सा आ गया, प्लाइन वेग पूछा है, अरे रे रुको 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 रुको, प्लाइन वेग पूछा है, एस्केप वेलोसिटी घनत्व वाला जी और आर, √2 g r। बेटा रुको 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 रुको, इसमें कोई फर्क पड़ेगा कि मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 2r और g का वैल्यू घनत्व की फॉर्म में लिखो 4/3 पाई रो g r। रुको रुको बेटा रुको, तो कुछ चेंज होगा क्या, देखो 2 कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो को कांस्टेंट कर दिया था ना, हाँ रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, आर गुणा आर कितना होगा, अंडर रूट के बाहर केवल आर आएगा, तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर है, एस्केप वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर है। सेम कंडीशन आ गई बेटा, सेम कंडीशन आ गई बेटा, सेम कंडीशन आ गई बेटा, आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा बेटा। भाई आर गुणा आर अंडर रूट से बाहर आएगा तो आर ही आएगा ना, सेम कंडीशन आएगी, आंसर नहीं बदलेगा आपका। हाँ अच्छी बात है, मैंने इसको इससे सॉल्व कर लिया। हमें एस्केप वेलोसिटी पूछा है, प्लाइन वेग। अब कोई बच्चा मेरे से ये भी पूछ सकता है, सर आपने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये क्यों नहीं लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा डाउट है तुम्हारा, लेकिन बेटा इसमें डेंसिटी कहाँ है, हमने तो यहाँ देखो डेंसिटी डाल दिया है, यहाँ पे डेंसिटी डाला ना, देखो 4/3 पाई रो जी आर, तो हमें डेंसिटी बनाना पड़ेगा उसमें, तो आंसर नहीं बदलेगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस पैटर्न पे। हाँ ये तरीका गलत है अपना, क्योंकि हमके तो प्लाइन वेग निकालना, तो ये चीज अपने को करनी है, तो इसको हटा देना, मैं हटा देता हूँ। ओके ओके, मैं हटा देता हूँ इसको, लेकिन आंसर आपका वही रहेगा, क्योंकि आर गुणा आर का अंडर रूट स्क्वायर में आर ही आएगा बाहर, तो आर का मतलब अगर वो 4% घट रहा है तो ये भी 4% आपका घटेगा, आंसर नहीं बदलेगा। अरे रूट आर थोड़ी है यार, नींद में हो क्या तुम, ये क्या लिखा है मैंने, लिखने के बाद ज्ञान मत दिया करो फिर मुझे कमेंट, बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है इधर, ये यहीं पे रट्टा मार के बैठे हो, थोड़ा आगे भी चलो। ये डेंसिटी है क्या इसमें, है डेंसिटी नहीं ना, लानी पड़ेगी, ये लेके आया मैं, देख क्या लिखा है इधर, मानते ही नहीं हो फिर। 5 मिनट एक सवाल पे दे रहा हूं फिर भी सुनने को तैयार नहीं हो, रट लेते हो एक चीज को। अंडर रूट से आर बाहर आएगा तो 4 का अंडर रूट हमने 2 कर दिया, हाँ गजब आदमी हो यार। अरे डेंसिटी लेके आना पड़ेगा भाई, उसमें डेंसिटी नहीं है √2 g r में, मानते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो मेरी, उल्टा सिखा और रहे हैं मेरे को, अंडर रूट से आर बाहर आएगा, रूट आर होगा तो 4 का अंडर रूट 2 होगा, वाह। चला कोई नहीं, अगले सवाल पे आओ। जब किसी चालक वलय को किसी चुंबक के क्षेत्र में गति कराई जाती है तो इसमें प्रेरित कुल आवेश, आय हाय हाय हाय, ध्यान देना, कुल आवेश का न्यूमेरिकल याद करना है, कौन सा, मैं याद दिलाऊं भैया, एन डेल फाई बटा आर, एन डेल फाई बटा आर, ये है कुल आवेश का प्रेरित होने का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बनेगा इससे। फॉर्मूला रिवीजन में भी मैं कराऊंगा आपको। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, बेटा दर से मुझे याद आया, इसमें कहीं मुझे यार टाइम दिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा हो तो चश्मा लगा के बताइए, टाइम है इस फॉर्मूले में, नहीं टाइम तो नहीं है गुरुजी, केवल प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स में बावड़ा हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में अब हुई ना बात है, क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली फ्लक्स में चेंज फाई, फ्लक्स में चेंज क्या है फाई, हाँ अंतिम चुंबकीय फ्लक्स नहीं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका क्या है राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, और एक बात बताऊं कि आपको, सही बताऊं, ये टाइम वाला सवाल लैंग्वेज में बना देगा पेपर वाला, अगर उसका मूड बना तो, है ना। ऐसे कल मैं एक छोटी सी बात मेरे को याद आ गई, बता देता हूँ, मूड से याद आया मुझे। कल आपने देखा जो अपना बाबू है वो जैकेट वैकेट पहन के आया था, सूट बूट लगा के, शादी ब्याह वाले, है ना, तो छोटी गुड़िया है हमारी जो थोड़ी तुतला के बोलती है,
मैं उसको पूछ रहा था, मैंने कहा यार बाबू क्या सीन, आज तो बड़ा बंठन, क्या कोई शादी ब्याह का प्लान है यार? हमें तो न्योता ही नहीं मिला, कोई शादी ब्याह में कहीं जाना है? कहीं तेरे को मिला हो पर्सनली, कहीं पे कोई दोस्त दोस्त ने दिया हो कहीं न्योता में? क्या सीन है, बस आज पहन क्या है? तो वो गुड़िया पता, वो तुतला की बोलती है, पता क्या बोलती है? आज मैं बताऊँ आप इसको, आज ये जैकेट वैकेट कहते पहन के आया है। मैंने कहा कहते, बोला आज इसका मूंद अच्छा है, मूंद, आज इसका मूंद बहुत अच्छा है इसलिए पहन के आया है। तो अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ ना, मतलब हंसी नहीं रुकी मेरी काफी देर तक, अगर उसका मूड अच्छा हुआ है ना, तो पता वो क्या बोलेगा? वो कहेगा कि आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? टाइम पर। तो ये टाइम वाला जो सवाल है ना, ये वाला रेट वाला, ये पूरा लैंग्वेज का क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा मस्त वाला। तो मूड अच्छा हुआ ना उसका, ठीक है, है? वो मूड मूड नहीं बोलते, मूंद बोलते हैं, इसका मूंद अच्छा आज, इसका इसका आज मूड अच्छा है इसलिए पहने। ग्रह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का पलायन वेग इतना है, इस ग्रह पर पिंड की गुरुत्व स्थिति, ओ भाई रे, आहा, आएगा मजा है, क्या बात है, आओ बेटे मैदान में। इस प्लाइन वेग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदल के दिखाओ, इस प्लाइन वेग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदल के दिखाओ। रूट जी एम बटा, पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी के लिए ना, किसी ग्रह पर प्लाइन वेग, ग्रह का पिंड, पृथ्वी नहीं दिया, छोड़ो छोड़ो, वी ई भी मत लगाओ चाहे आप, रूट जी एम। अच्छा ये प्लाइन वेग है ना, हाँ प्लाइन वेग है, तो फिर यहाँ पे 2 भी लगाओ, 2, फिर यहाँ पे भी प्लाइन वेग के लिए ई लिख दो, ई, ई एस्केप वेलोसिटी, रूट 2 GM/r। ये प्लाइन वेग कितना दिया है? 100, देखना बेटा, तो 100, मैं आपको खेलना सिखाता हूँ, देखो खिलाड़ी बनाता हूँ। 2 GM, अंडर रूट हट गया, कहाँ हट गया? अंडर रूट हटाओ तो इसका स्क्वायर करो भाई। ये बड़ी बात होगी यार, ऐसा नंबर मुझे याद नहीं रहेगा। ये हो गया भैया 4 जीरो लगा दिए, 10,000, रूट 2 सॉरी रूट तो हट गया, GM/r, 2 का भाग लगाया, ये तो ये हो गया 5,000। अरे भाई थोड़ा कम हुआ, सांस आई मेरे को। अब आप मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर मैं इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बदलूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ईमानदारी से बताना, माइनस लगा दिया हूं, इसका वैल्यू कितना है? उधर देख के बता बाबू फटाफट से। बोला गुरुजी आर। बोला स्मॉल एम, खेल खत्म भाई, जहर लाया हूं जहर, -5,000। बोला गुरुजी पाप लगेगा, मैं जहर घोल के पिला रहे हो? पाप को नहीं बेटा, ये पुण्य का काम है, -5,000। और ये सवाल है जो बेटा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, और फिर कह रहा हूं लाखों के भीड़ से अलग निकाल देंगे आपको। ये सवाल फोड़ दिए, ये सवाल कर दिए तो नॉर्मलाइजेशन का जलवा भी अलग होगा, अलग एडवांटेज मिलेगा। जितने टॉप क्वेश्चन आप करोगे, जितना कम बच्चों ने जो सवाल किया और वो आपने किया, नॉर्मलाइजेशन में उसमें बेनिफिट ज्यादा मिलता है। जो सभी बच्चों ने किया वो आपने भी किया, तो उसका एडवांटेज कम मिलता है। एक मिसाइल प्लायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है। अच्छा जी, जब प्लायन वेग से कम छोड़ी गई है तो क्या अपना, अच्छा वो अपने पड़ोसी हैं वो हैं कटोरा वाले, उनकी यही औकात है? एक मिसाइल प्लायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, अरे भाई प्लायन कर ही नहीं रही है, तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर ही नहीं पाएगी। तो जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल योग, उसे हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। भाई टोटल एनर्जी क्या होता है, याद है ना आपको? पोटेंशियल एनर्जी प्लस का काइनेटिक एनर्जी। जब वो पृथ्वी की ग्रेविटी को पार ही नहीं कर पाएगी तो वो तो नेगेटिव होगी ना। अगर पार कर जाती तो हम कहते कि पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर गई, लेकिन वो पार कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई प्लायन वेग से कम है, तो कम है तो कैसे पार कर पाएगी? तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो अभी भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो उसके आकर्षण बल से क्या हुआ है? बंधी हुई है। आकर्षण बल से क्या है बेटा? बंधी हुई है।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना पड़ोसी है वो कटोरा वाला, उनका यही हाल होता है। वो अगर रॉकेट लॉन्च भी कर देते तो रॉकेट ऊपर तो जाता है थोड़ा, दिवाली पे अपन वो इससे अच्छे तो अपने फुहारे चले जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अपने वाले रॉकेट चले जाते हैं दिवाली पे। और वो ऊपर जाके पूछता है मेरे को किसने लॉन्च किया था, मैं उसी को। टाइम हो गया क्या? हाँ भेज देना उनको, बन जाए तो भेज देना, है ना। तो वो ऊपर जाके पूछता है वापस, क्या करता है ऊपर जाके कि भाई किसने मेरे को लॉन्च किया था, मैं उसी को फोड़ूंगा। अब भाई लॉन्च करने वाले जाके छुप जाते हैं किसमें, बिल में उनके बिल ज्यादा होते हैं उस साइड में, क्योंकि वो सुरंगे बना के उन्हीं में तो रहते हैं, और वहीं से गोले दाग के फिर छुप जाते हैं जाके। तो वो उनका वही काम होता है, तो वो नेगेटिव होता है, उनके बस की बात नहीं है कि वो इसको कर पाए। समान वेग v से गतिशील, वैसे अपने चैनल पे 0.5% वहां के व्यूवर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो बुरा लगेगा, लेकिन भाई हकीकत सच्ची जो बात है वो कड़वी लगती है। 0.5% है ना व्यूवर्स वहां के हैं अपने पड़ोसी। समान वेग v से गतिशील एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र कणों के वेग के लंबवत है, तो ये कण अपवर्तीय पथ में इस प्रकार परिभ्रमण करेंगे। समान वेग से v से गतिशील एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और लंबवत अगर प्रवेश करेंगे तो बेटा वो तो वर्ताकार पथ में गति करेंगे, और वर्ताकार पथ की त्रिज्या होती है r बराबर एम बी बटा क्यू बी। समान वेग से यानी वेग गया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र सेम है, क्योंकि एक ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो त्रिज्या है वो डिपेंड करेगी एम और क्यू पे। यहां तो बात आवर्तकाल की हो रही है, तो पहले त्रिज्या की भी हो रही है। अच्छा बेटा एक चीज तो मुझे बताओ, क्या उनकी त्रिज्या सेम होगी, क्या उनकी त्रिज्या सेम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 आपका 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 kg। आवेश दोनों पे सेम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, तो ये काट दो, चाहे आप आवेश को काट दो, ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर मास सेम नहीं तो क्या त्रिज्या सेम होगी? तो ये तो गलत हो गया। अब अपन टाइम पीरियड पे चलते हैं। टाइम पीरियड क्या कहता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला कल याद कराया था, टी बराबर 2 पाई एम बटा क्यू बी। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी सेम है। फिर वही बात आ गई, टी किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। तो अब आप मुझे बताओ मास ज्यादा किसका है बेटा, ईमानदारी से बताओ, इनसे देख के बताओ मास ज्यादा किसका है, क्योंकि जो घात में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो टाइम पीरियड भी प्रोटॉन का ज्यादा होगा। इनका आवर्तकाल समान होंगे, प्रोटॉन का आवर्तकाल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा नहीं, प्रोटॉन का ज्यादा होगा। बी ऑप्शन। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट का जो जलवा है ना मेरे भाई, जहर होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, टॉप लेवल पे होने वाला है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। देखो कमेंट में केवल बी दिख रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी पश्चिम की ओर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। एक पक्षी पूर्व की ओर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से रेलगाड़ी को पार करता है। रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय, बहुत सिंपल है बेटा, इस पैटर्न को फॉलो करना। ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, और रेलगाड़ी जा रही है, मान लो इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी उड़ रहा है इधर, है ना, और ये पक्षी उड़ रहा, इसको मतलब थोड़ा सा अभी इसको बुखार हो रखी है इसलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। ये पक्षी उड़ रहा है इधर ट्रेन को पार करने के लिए 5 मीटर पर सेकंड से। तो बेटा इसको पार करने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस तो ट्रेन की लंबाई होगी, लेकिन चाल इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो 10 और 5 15, 15 अंटे 120, 8 आ जाएगा। तो 8 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, दिशा विपरीत है तो वेग जुड़ जाएगा, दिशा विपरीत है तो बेटा वेग जुड़ेगा। 10 और 5 15। अच्छा ये सेम डायरेक्शन में होता तो, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो माइनस होता, तो डिफरेंस आता, अंतर आता। ठीक है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, यहां से कोई भी सवाल बने फोड़ना है अपने को। के पराविद्युतांक वाली प्लेट को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लाया जाता है तो प्लेट बैटरी से जुड़ी रहती है।
अच्छा बैटरी अभी भी जुड़ी है, तो कौन सी राशि चेंज नहीं होगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, पहली बात तो जब पराविद्युतांक रखोगे तो सी एम बराबर सी के, तो धारिता बढ़ेगी, तो धारिता तो चेंज होगी, तो ये तो पहले ही काट दो, क्योंकि जो चेंज नहीं होगा वो हमें बताना है। अच्छा, आप मुझे बताओ, धारिता बढ़ेगी और बैटरी जुड़ी हुई है, बताओ अगर बैटरी जुड़ी हुई है और धारिता बढ़ गई तो क्या बाहर से चार्ज आएगा? हाँ जी, तो चार्ज भी चेंज होगा, तो इसको काट दो, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ, अगर सी चेंज है तो क्या ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा? अगर सी चेंज है तो ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा। सर दूसरा फॉर्मूला लगा लो, 1/2 QV लगा लो, या Q²/2C, सी चेंज ऊर्जा चेंज। सर ये लगा लो 1/2 QV, तो देखो बेटा इसमें तो QV चेंज हो रहा है, तो ऊर्जा चेंज होगी, तो इसको भी काट दिया हमने। अब एक बचा विभव, एक बचा विभव। विभव चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो जितने वोल्ट की बैटरी है, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो 5 वोल्ट ही उसका विभव रहेगा, विभव आपका चेंज नहीं होगा। जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट का विभव रहेगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये सवाल जहर, जिंदा जहर, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट, प्लीज ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा सवाल है। क्यों चेंज, तो वी भी चेंज होगा। हाँ यही तो समस्या है अपनी, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। क्यों चेंज तो वी चेंज, इसको नहीं देखा नारे मुन्ना। सी बढ़ा तो क्यों बढ़ा, इन दोनों ने अपने आप को सलट लिया। इसने कहा जी हम आपकी लड़ाई झगड़े में नहीं आएंगे, तुम बढ़ गए तुम बढ़ लो, हम तो भाई साहब जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बात समझ में आई? हाँ इसको नहीं देखा, यही तो गलती कर जाते हैं अपन। ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया, लेकिन ये तो नो चेंज ही रह गया। अब ये बढ़ गया तो फिर ये भी बढ़ेगा क्या, या घटा दें इसको? ये दोनों ने अपने आप को इंटरचेंज कर लिया, दोनों बढ़ गए, ये बेचारा ऐसा ही रह गया। पोटेंशियल क्यों? क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है बैटरी। यदि एक समान सेल, ओ भाई प्रत्येक का 6 वोल्ट समांतर क्रम में जोड़ दिए, संयोग का टोटल का विद्युत वाहक बल, 6 एक समान सेल है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, समांतर में जोड़ते हैं, तो बेटा समांतर में जो ई इक्विवेलेंट होता है वो ई ही होता है, और वो 6 वोल्ट होता है, 6 वोल्ट ही आएगा। अच्छा अगर बेटा ये सीरीज में होता तो ई इक्विवेलेंट होता एन ई, तो ये होता 6 × 6, 36 वोल्ट, 36 वोल्ट, तब 36, ये सीरीज में आता बेटा, ये सीरीज में होता है, ये सीरीज में होता। अगर आप 36 लगा रहे हो तो 36 लगा रहे हो तो वो सीरीज में होगा बेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, द्रव्य का प्रस्थनाव इतना है, एमकेएस पद्धति में इसका मान होगा, अब मजा आएगा। ये डाइन पर सेंटीमीटर किस में दिया है? सीजीएस में। देखना बेटा बहुत मस्त क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे भी सवाल आपका बनता है। डाइन, अब आप मुझे पहली चीज तो ये बताओ, डाइन को अगर मुझे न्यूटन में बदलना है तो, क्योंकि रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? अच्छा एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, याद किया ना बेटा? अब ईमानदारी से मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं 70 ये डाइन हो गया बटा सेंटीमीटर हो गया, तो बताओ मुझे डाइन का वैल्यू रखना है, तो मुझे एक डाइन बनाना है, तो ये 10⁵5 का भाग लगेगा, और ये भाग जब ऊपर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो बताओ 70 गुणा डाइन का मतलब 10⁻⁻5 और बन गया न्यूटन। अच्छा सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, तो ये मीटर, और जो 100 का भाग लगाएंगे वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर चले गए। तो बताओ क्या आएगा? ये आएगा 70 गुणा 10⁻⁻3, 70 गुणा 10⁻⁻3। तो अच्छा जीरो को काट दो इस पे, तो ये हो गया आपका 7 गुणा 10⁻⁻2, 7 गुणा 10⁻⁻2। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मेरी स्पीड और आपकी स्पीड बहुत आगे है। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ है, जबरदस्त है। अगला सवाल, एक शिकारी एक तालाब में तैर रहे हिम शिलाखंड पर बैठा है,
भाई क्या आदमी है, हैं? हैं? डर सबको लगता है, डर के आगे जीत है। समुद्र के बीच में बर्फ के टुकड़े पे बैठा है, हैं? सोचो।